हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट आपने लेक्चर 2 देखा होगा वेक्टर का, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम, और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अलोंग विद द वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। एक उसी कड़ी में एक छोटा सा पार्ट जो है हमारा रह गया था, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखिए ये समझ लेते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं बात करूं तो आई थिंक जो हम ट्राइंगल लॉ में सीखते हैं वही चीज हमें पॉलीगन लॉ में भी हमें समझना है। कि एक सिंपल सी बात है, अगर इफ वी हैव मोर देन टू, अगर आपके पास में दो से ज्यादा वेक्टर्स है ना, उनको आपको ऐड करना है, दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यूज पॉलीगन। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अगर आपको इन चारों वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक चीज याद रखनी है, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनको हमेशा सेम ऑर्डर में रखना है। लाइन क्या याद रखनी है, जिन वेक्टर को ऐड करना है उसे सेम ऑर्डर में अरेंज करें। कैसे अरेंज करें, सेम ऑर्डर में अरेंज करें। ये लाइन दिल दिमाग और आत्मा में बसा लेनी है कि भाई जिस भी वेक्टर को मुझे ऐड करना है वो वेक्टर मेरे सेम ऑर्डर में ही अरेंज होने चाहिए। तो जैसे हम देख सकते हैं ये ए बी सी डी दिख रहा है, तो दैट इज ए वेक्टर, ये हमारा हुआ बी वेक्टर, दिस इज माय सी वेक्टर। और जहां ए एंड हो रहा है वहीं से बी चालू हुआ, जहां बी एंड हो रहा है वहीं से सी चालू हुआ, जहां सी एंड हो रहा है वहीं से डी चालू हुआ। तो हमने पैरेलल शिफ्टिंग से इनको सेट कर लिया। तो ए बी सी डी, ये हम देख पा रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर। ये चारों ही सेम ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि इनको हमें ऐड करना है। क्लियर है। तो वी कैन राइट लाइक दैट कि हम इनको ऐड कर रहे हैं, इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। नाउ अगर मुझे इससे पॉलीगन फॉर्म करना है तो मुझे क्लोजिंग साइड देखनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग साइड कौन सी, ये रही। और ये क्लोजिंग साइड तुम्हारी क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो क्लोजिंग साइड होगी जो पॉलीगन बनाने के लिए काम आएगी, दिस क्लोजिंग साइड इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में होगा ये, अपोजिट ऑर्डर में होगा, जैसे ट्राइंगल लॉ में हुआ करता। इट शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है। तो ये एक क्लैरिटी और हमें आ गई है कि भाई जैसे ट्राइंगल लॉ में था, जिनको ऐड करना था वो सेम ऑर्डर में थे, और जो रिजल्टेंट था वो किसमें था, हमारा अपोजिट ऑर्डर में था। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ए बी सी डी को हम ऐड कर रहे थे, वो सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट हमारा किसमें है, अपोजिट ऑर्डर में है। एक बहुत बढ़िया सी बात, एक प्यार से हमने समझी। और अपोजिट और रिजल्टेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वहां पर भी मैंने लिखा था, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंड द, एंड कहाँ पे हो रहा है, जो एंडिंग पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर है, मतलब फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने वाली लाइन को भी हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं। क्लैरिटी आ गई यहाँ पे। इससे रिलेटेड तो मतलब पॉलीगन लॉ भी हमें समझ में आ गया, वो भी ट्राइंगल लॉ जैसे ही है। इनको ऐड करना है, उनको सेम ऑर्डर में अरेंज करो। और अगर हमें उनसे एक पॉलीगन बनाना है तो एक क्लोजिंग वेक्टर बनाना है, क्लोजिंग साइड बनानी पड़ेगी। वो क्लोजिंग साइड तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बट इट विल बी इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है ना। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट हम लोग लिखने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया नोट है। देखिए क्या है नोट वो, अगर हमारे पास में, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हम लिखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास में n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर है, n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स है, एंड ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड। सबके पास मैग्नीट्यूड क्या है,
सेम मैग्नीट्यूड है और सबके बीच का एंगल भी सेम है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी द सेम, एंगल बिटवीन वेक्टर जो है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी सेम, उन सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल भी सेम है। और वो एंगल कितना होना चाहिए, दैट एंगल शुड बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन, इतना एंगल है। तो एक चीज हमने देखा, एन नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर है, उन सबके बीच का एंगल भी क्या है, सेम है। और सबके बीच का एंगल क्या है, सेम है। और उसके बाद में उन सबका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। हमने बोल दिया है एंगल कितना होना चाहिए, 360 बाय एन होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो इन वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आपका जीरो है। रिजल्टेंट वेक्टर आंख बंद करके बोल देंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो, मतलब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये हमें एक क्लैरिटी से एक चीज समझ में आ, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो एक चीज हमें और क्लैरिटी से समझ में आ गई है कि भाई अगर हम यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहली बात तो हमें ये बोलता है कि जिन वेक्टर को ऐड करना है वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर मान लीजिए इसमें स्पेशल नोट लिखा है कि मान लीजिए अगर आपके पास एन नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर है, उन सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उन सबके बीच का एंगल 360 डिवाइड बाय एन है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास फोर फोर्सेज हैं, each have magnitude f, एंगल बिटवीन देम जो है वो कितना है, बिटवीन देम 90 डिग्री। सक्सेसिव दो वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब उन चारों का रिजल्टेंट डेफिनेटली क्या होगा, जीरो रहने वाला है। आर वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड इट इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमने लिखा, ठीक है ना। अब दूसरा एक और पॉइंट है, बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए सेकंड पॉइंट जिसको हम लेमिस थियरम भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेमिस थियरम। ये भी ध्यान रखिए आप, लेमिस थियरम। ये लेमिस थियरम क्या बोलती है, लेमिस थियरम पहली चीज समझना है कि इसमें तीन कॉन करंट फोर्स होने चाहिए। कौन से फोर्स होने चाहिए, कॉन करंट फोर्स। कॉन करंट फोर्सेस किसको बोलते हैं, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, विच स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस। क्लियर। दूसरा, सिस्टम किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में। किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जिसमें क्या हो, जीरो। सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ये एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए। तो एक क्लैरिटी आई कि सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, क्लैरिटी आ गई ना। क्या है लेमिस थ्योरम, इसको हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास तीन फोर्सेस हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन तेरा कितना होगा, जीरो। कॉन्करेंट फोर्स है तो इट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दिस इज योर F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, F1 के जस्ट अपोजिट में एंगल है अल्फा, F2 के जस्ट अपोजिट में एंगल है बीटा, F3 के जस्ट अपोजिट में एंगल है गामा। अगर मैं बोलूं अल्फा क्या है तो आप बोलोगे एंगल बिटवीन F2 एंड F3। अगर मैं बोलूं बीटा क्या है बोलोगे एंगल बिटवीन F1 एंड F3। अगर मैं बोलूं गामा क्या है बोलोगे एंगल बिटवीन F1 एंड F3। मैं बोल रहा हूँ F1 के जस्ट अपोजिट वाला, F1 के अलावा जो बाकी दो वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल हो गया अल्फा, F2 के अलावा बाकी दो वेक्टर के बीच का एंगल है बीटा, F3 के अलावा बाकी दो वेक्टर के बीच का एंगल है गामा। तो लेमिस थ्योरम क्या है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत लॉज ऑफ मोशन और बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज आएगा।
क्या है ये, बेसिकली साइन रूल है। साइन रूल क्या बोलता है, ये तेरा है F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ उसके अपोजिट में F1 के जस्ट अपोजिट में एंगल है अल्फा, इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 साइन ऑफ उसके अपोजिट में एंगल आ रहा है बीटा, इक्वल टू F3 साइन ऑफ उसके अपोजिट में एंगल आ रहा है गामा। तो ये तेरा लेमिस थ्योरम है। इसकी हेल्प में अगर एंगल्स दिए होंगे तो यू कैन इजीली फाइंड कोई भी दो वेरिएबल यू कैन फाइंड, जैसे F1 दिया है तो F2 F3 यू कैन फाइंड, है ना। अगर मान लीजिए फोर्सेस दिए तो यू कैन फाइंड द एंगल। तो इसकी हेल्प से जो है कहीं ना कहीं हम आराम से इजी वे में शॉर्टकट तरीके से जो है निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये है जिससे हम तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर अगर हमें फाइंड फोर्सेस फाइंड भी करने तो वी कैन। एक और तरीके से हम आगे जाके सॉल्व कर पाएंगे, वो है रिजोल्यूशन हमें। तो आज का हमारा मुद्दा है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझना, कि क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये एक छोटा सा पार्ट जो मैंने वेक्टर एडिशन के अंदर पॉलीगन लॉ उस टाइम पे बताया नहीं था वीडियो में, तो ये लास्ट मैंने बता दिया है यहाँ पे कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। उसमें एक अच्छा नोट था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने लेमिस थ्योरम भी यहाँ पे कवर कर लिया है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। माय डियर, ये रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? मतलब एक सिंपल सी बात है। मान लो तेरे पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तूने किया, और इसको तूने ऐड किया, ये एडिशन हुआ, और उससे तुझे एक वेक्टर नया मिला, वो है आर। अब तू उल्टा काम करने वाला है, आर वेक्टर को ब्रेक करके तुझे ए और बी वेक्टर निकालना है। आर को तू ब्रेक करके ए और बी निकालना है, तो ये तो बेसिकली उस वेक्टर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, रिजॉल्व कर रहा है। तो दैट इज नॉन एज द रिजोल्यूशन ऑफ, मतलब हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ वेक्टर को हम तोड़ रहे हैं। अगर हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं तो उसको 2D रेजोल्यूशन बोलेंगे। अगर हम तीन पार्ट में तोड़ रहे हैं तो उसको हम 3D रेजोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? तो नाउ रिजोल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को तोड़ना है ना। अब तो पहले हमने क्या सीखा, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर बना रहे हैं। अब वी हैव द वेक्टर, उसको हम तोड़ रहे हैं दो पार्ट, उसके कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तोड़ने को ही हम रिजोल्यूशन बोल रहे हैं। हम जितने पार्ट में तोड़ेंगे, जैसे हम अगर दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, दैट इज नॉन एज द 2D रिजोल्यूशन। तीन पार्ट में तोड़ेंगे तो 3D रिजोल्यूशन। क्लियर है? तो लेट्स कम टू द 2D रिजोल्यूशन। क्या होता है 2D रिजोल्यूशन, इसको हम समझेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम कवर करने वाले हैं। ये रिजोल्यूशन वाला जो पार्ट है, अब मानेंगे नहीं मेरी बात, कि ये ऑलमोस्ट आप हर चैप्टर में यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो बड़े ध्यान से फोकस वे में इसको समझना है। देखिए, क्या है 2D रिजोल्यूशन। सबसे पहले हम हमारे पास में कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया आर, ये रहा, और इसको हमने हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जो है एक्सिस पे दिखा दिया। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कितना, थीटा एंगल बना है। और इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? अब मैं इस आर वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करने वाला हूं, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट। क्लियर? तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो उसका एंडिंग पॉइंट था, हेड वाला पार्ट था, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? तो जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये आर वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट ये रहा जिसको हम बोलेंगे आर एक्स, और एक पार्ट ये रहा जिसको हम बोलेंगे आर वाई। और आप देख भी पा रहे होंगे कि आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ आर एक्स प्लस आर वाई विल गिव यू द आर वेक्टर। बरोबर? ये आर एक्स कितना होगा,
कितना कंपोनेंट है, तो अब मेरे पास में यहाँ रूल आता है किसका, फ्रीगो का। भाई ये तेरा मैग्नीट्यूड था, ये तेरा एंगल था। अब तू अगर यहाँ पर एक चीज देखेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तुझे निकालना क्या है, बेस। ये तेरा हाइपो है दोस्त, ये तेरा परपेंडिकुलर है दोस्त। तो तू क्या देख रहा है, अगर तुझे आर एक्स निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। फ्रॉम देयर यू कैन गेट आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर तुझे आर वाई निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है, तो दैट आर वाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, आर वाई इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा। यहाँ शॉर्टकट बन रहा है देख। जब भी किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बने उधर हमेशा आता है कॉस कंपोनेंट। क्या लाइन ध्यान रखनी है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बने, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बने उधर क्या ठोक देने का, उधर आता है, उधर कॉस कंपोनेंट आएगा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। और जो उसके परपेंडिकुलर है उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट। अगर 2D में रिजॉल्व कर रहे हो, जिसके साथ एंगल बन रहा है कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। मान लो अगर आप बोलो नहीं यार सर मेरे को और हमेशा यही लाइन याद रखनी, जिसके साथ एंगल बने उधर कॉस, तो भाई ये इधर 90 है, इधर थीटा है, तो ये आ रहा है आर कॉस थीटा। इधर ये कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये same है। तो एक चीज क्लियर कट मिल गया है कि किसी भी वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे 2D रिजॉल्व करते टाइम पे मुझे पहले देखना है किस एक्सिस के साथ मुझे एंगल दिया हुआ है। जिस एक्सिस पे के साथ मुझे एंगल दिया उस पर हम कॉस कंपोनेंट देंगे। कॉस कंपोनेंट मतलब वो जिसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा साइन कंपोनेंट, इट इज आर साइन। क्लैरिटी एकदम बढ़िया तरीके से। तो नाउ ये जो मेरा आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर एक्स कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो दिस वेक्टर इज आर एक्स आई कैप। आर वाई जा रहा है वाई डायरेक्शन में, आर वाई चाहिए। फिर ये वैसा हो गया जैसे वो कोऑर्डिनेट्स देते थे ना हमें पॉइंट। तो ये आर एक्स और आर वाई जो है तुम्हारे क्या हो गए, इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की तरह हो गए। ये आप यहाँ से आप देखिए पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ तुम्हारा कितना है, आर। और आर एक्स का वैल्यू जो तुम्हारा है दैट इज आर cos थीटा आई कैप। आर इज द मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल विद द एक्स, दिस इज आर साइन थीटा जी। अगर आपको मान लीजिए थीटा निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स। इसमें थीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 2D रिजोल्यूशन कि मैंने आराम से प्यार से इसको दो पार्टी पे रिजॉल्व कर दिया। थोड़ा और मैं अच्छे से इसको समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, देखिए क्या है, कुछ एग्जांपल्स के साथ थोड़ा खेलेंगे इसके साथ अभी। और देखिए क्या है एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। मान लीजिए ये रहा कोई फोर्स वेक्टर दैट इज 10 न्यूटन। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है 37। अब इसको मुझे रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अभी अभी आपने एक लाइन जो है वो एकदम बढ़िया सी याद, जिसके साथ एंगल बने उधर में कॉस कंपोनेंट, तो 10 न्यूटन था, इसके साथ एंगल बना रहा एक्स एक्सिस के साथ। और ये देखिए डायरेक्शन, वो कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर होगा, वो ये देखो एरो का लेंथ देखो, एरो ऐसे जा रहा है, तो ये एरो अगर इधर जा रहा है तो एक्स में इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और वाई में अपवर्ड जा रहा होगा, बरोबर। तो एक्स में इस डायरेक्शन में गया है, वाई में अपवर्ड जाएगा। क्लियर, एरो को देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
तो जिसके साथ एंगल बने उधर कॉस कंपोनेंट, तो ये मैग्नीट्यूड आया 10 कॉस 37, और उसके परपेंडिकुलर आएगा हमारा कौन सा कंपोनेंट, दैट इज योर वाई कंपोनेंट 10 साइन 30, जिसके साथ एंगल बना 2D में क्लियर, जिसके साथ एंगल बना उधर कॉस कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। और ये था तुम्हारा वो मैग्नीट्यूड 10 वाला, इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया। ये हो जाएगा उसी फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हो गया एफ वाई कंपोनेंट। लेट्स राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप। एफ एक्स माई डियर कितना होगा 10 इंटू कॉस 37 का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस 10 साइन 37 जी कैप। कॉस 37 का वैल्यू है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4/5। ये भी याद रखो, कॉस 37 का वैल्यू 4/5, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। इसको सॉल्व किया तो यह 8 आई कैप प्लस 6 जी कैप। दिस इज योर फोर्स वेक्टर। बड़े प्यार से, शिद्दत से हम लोगों ने इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। मान लो कुछ और वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लैरिटी आई है। अब देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए ये रहा आपके पास में इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा है, ये बॉडी हमने यहाँ रखी हुई है जिसका मास है m। वी ऑल नो दैट वेट mg जो है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज mg। नाउ आई हैव टू रिजॉल्व दिस वेट, क्योंकि बॉडी मूव करेगी अलोंग द इंक्लाइन। तो किधर रिजॉल्व करना पहले वो देख। मुझे रिजॉल्व करना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एक कंपोनेंट आएगा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, इसलिए मुझे वेट का कंपोनेंट चाहिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक एक्सिस चाहिए मुझे, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट उसके परपेंडिकुलर है, तो वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया है। अब ये एंगल थीटा है, अब थीटा की भी मजा देखते हैं क्या हो रहा है। ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री आ रहा है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल, दिस एंगल विल बी योर 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो दिस एंगल बिकम योर थीटा। अब तेरी लाइन जो है, तुझे एक चीज और अच्छे से याद आनी चाहिए कि जिसके साथ एंगल बन रहा है, 2D में बिल्कुल क्लियर है यार, जिसके साथ एंगल बन रहा है उधर कॉस कंपोनेंट हो। यहाँ mg नीचे जा रहा है तो उसका कंपोनेंट भी नीचे जाएगा, ये आ जाएगा तेरा mg, उसके परपेंडिकुलर विल बी साइन थीटा। ये देखो ये कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जा रहा होगा, और mg का ये दूसरा कंपोनेंट भी नीचे की तरफ आ रहा है, जिसके साथ एंगल बना वो कॉस, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन mg साइन। यहाँ हमने देखा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कौन सा कंपोनेंट आया, mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कौन सा कंपोनेंट आया, mg कॉस थीटा। परफेक्ट है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। ये एक एग्जांपल और हमने समझा। अब देखिए एक और, एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। वी हैव थ्री वेक्टर्स। पहला वेक्टर ये रहा 10 न्यूटन, और इट इज मेकिंग 37 डिग्री। दूसरा वेक्टर जा रहा है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज 20 न्यूटन। थर्ड वेक्टर यहाँ डाल देते हैं, ये रहा भाई। और ये एंगल बना रहा है कितना, 53 डिग्री। एंड दिस वन इज
मान लेते हैं 15 न्यूटन, 3 फोर्सेस। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या फाइंड करना है हमें? रिजल्टेंट। एक काम करो, इनको नाम भी दे दो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये तेरा सी है। दो मेथड से मैं आपको कराऊंगा, इन तीनों को मुझे ऐड करना है। वी हैव टू मेथड्स। पहला मेथड क्या है? मेथड नंबर 1। क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बरोबर। लेट्स फाइंड ए वेक्टर। ए वेक्टर निकालिए पहले। ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ये रहा तेरे पास में 10 न्यूटन वाला वेक्टर, और ये एंगल बना रहा है 37। तो मैंने याद रखा, जिसके साथ एंगल बने उधर मेरा कॉस कंपोनेंट। इससे जा रहा है एरो, ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट किधर आएगा? ऊपर की तरफ। उसके परपेंडिकुलर मेरा साइन कंपोनेंट। तो तेरा ए वेक्टर क्या बना देख। ए कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा? कॉस 37 मतलब 4/5, मतलब तेरा 8 आ गया। साइन 37 मतलब 3/5, मतलब तेरा 6। ये कितना आएगा? 8। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव आई कैप, प्लस ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव आई में, तो 6 पॉजिटिव जी कैप। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ फाइंड बी वेक्टर। बी वेक्टर जा रहा है कौन से डायरेक्शन में? आप देख पा रहे होंगे, इधर की तरफ। ठीक है। और उसको, उसका एंगल बन रहा है किसके साथ? उसका एंगल बन रहा है, आप देखो, वाई एक्सिस के साथ। ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। ये एंगल कितना है? 53। ये तुम्हारा 15 न्यूटन था। तो जिसके साथ एंगल बने यहाँ, अभी वाई एक्सिस के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा कॉस कंपोनेंट। और उसके परपेंडिकुलर वाला, ये एरो भी क्लियर हो गया, ये एरो ऐसे जा रहा है, तो एक्स में इधर जाना पड़ेगा, वाई में ऊपर जाना पड़ेगा, है। इसके परपेंडिकुलर कौन सा? साइन कंपोनेंट। यहां से तुम्हारे को बी वेक्टर मिलेगा, दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में जो जाने वाला, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, दैट इज 5953। नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इसलिए माइनस आई के, प्लस ये पॉजिटिव वाई में जा रहा है 50 cos 53 जी के। 50 इंटू साइन 53 का वैल्यू कितना हो रहा है भाई? साइन 53 होता है तुम्हारे पास में, याद रखो, साइन 53 इज योर 4/5। ये माइनस आई को माइनस आगे ले लिया मैंने, प्लस cos 53 होता है तुम्हारा 3/5। इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है -40 आई कैप प्लस 30 जी के। तो बी वेक्टर भी रिजॉल्व होके मिल गया। और सी वेक्टर तो बेटा जा ही किधर रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसको तो तुम सीधा लिखो -20 जे के। नाउ यू हैव ए बी सी, तीनों ही आ गए तेरे पास बेटा। अब तेरे पास ए बी सी आ गए, तेरे को रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेगा? नेट रिजल्टेंट वेक्टर इज, ए वेक्टर को रख 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, प्लस बी वेक्टर को रख, दैट इज -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। सी वेक्टर को रखो 20 जे कैप। सबको ऐड करो। आई कैप वाले कौन कौन से हैं भाई? दोनों। 8 - 40, दिस बिकम -32। 6 + 30 36, -20 प्लस 16 जी। ये तेरे को रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो भी निकाल सकते। ये तो तुम्हारा हुआ मेथड नंबर 1। अगर तुझे मेथड 2 से जाना है, तो देख, मेथड 2 जो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सीधा साधा मेथड है। ये तेरे पास में, मान लो, तुमने क्या किया, ये तेरा एक्स एक्सिस हुआ, ये तेरा वाई एक्सिस हुआ। फिर जो है, इसमें उसको वेक्टर को रिजॉल्व किया। ऊपर तेरा वेक्टर दिख रहा था 10 न्यूटन, उसके कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इधर आ रहा है, वाई कंपोनेंट इधर आ रहा है। तो हमने इसका
ये लगाया तेरा एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये आ रहा है तेरा कौन सा, एक्स कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा तेरा, कितना आएगा एक्स कंपोनेंट, अभी आपने देखो यहाँ पे निकाला था, तो टेन, इसके साथ एंगल बन रहा है कॉस कंपोनेंट, तो दैट इज उसके परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है देखो, ये रहा वाई कंपोनेंट। क्लियर है, ये तुम्हारा आ गया वाई कंपोनेंट। इसको हम लिखेंगे दैट इज टेन कॉस, टेन साइन 37। इधर वाला वेक्टर था उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, और ये टेन कॉस 37 जो है वो कितना आ रहा था, दैट इज दैट वैल्यू इज 8, एंड दिस वन इज 6। अब बी वेक्टर जो दिख रहा है इसको रिजॉल्व करो, इसका एक्स कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा, दैट इज जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कौन सा कंपोनेंट, कॉस। तो दिस वन इज 50 cos 53, एंड दिस वन इज 50 sin 53, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तुम्हारा सी वेक्टर दैट इज 20। तो इसमें अभी क्या करो, मेथड टू क्या बोल रहा है, तुम जितने भी एक्स एक्सिस के फोर्सेज है ना, उन सबका समेशन कर दो। अब एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स दिख रहे, टेन कॉस 37 दिख रहा है, ये आ गया पॉजिटिव में 8। 50 साइन 53 दिख रहा है, 50 साइन 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 53 होता है तुम्हारे पास में अगेन 4/5 40, लेकिन नेगेटिव एक्स में इसलिए -40 लिखा। क्लियर है, और इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं, तो दिस बिकम -32। सिमिलरली तुम आर वाई निकालो, और वो होगा समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। उसमें कौन कौन सी फोर्स दिख रहे हैं, एक तो 6 दिख रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, 50 cos 53 दिख रहा है, cos 53 तुम्हारा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3/5, तो ये हो जाएगा 30, तो ये प्लस का 30, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए इसको नेगेटिव लिया, माइनस का 20, तो दिस बिकम हमारा 60। क्लियर है, तो इस तरह से तेरे को आर एक्स मिल गया, आर वाई मिल गया, तो तेरा आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, दैट इज इक्वल टू -32 आई कैप प्लस 16 जे, इस तरह से मिल गया। यू हैव टू मेथड टू सॉल्व दिस रिजोल्यूशन वाला क्वेश्चन, ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है, उसका हम लोग आराम से ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। या तो इंडिविजुअल वेक्टर्स पहले निकालो और फिर ऐड करो, या सारे वेक्टर्स को एक्स और वाई के टर्म में रिजॉल्व कर दो, फिर नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकालो, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकालो, और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आई के प्लस नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जे के। क्लियर है, तो ये इस तरह से हम 2D रिजोल्यूशन को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आइए फिर बढ़ते हैं, अगला जो हमारा रिजोल्यूशन है दैट इज 3D रिजोल्यूशन। ये 3D रिजोल्यूशन क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। तो आप नाम से ही समझ में आ गया है कि नाउ मैं वेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 3D रिजोल्यूशन। मैं वेक्टर को दो नहीं, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अब देखिए क्या है, कब जरूरत पड़ रही है 3D रिजोल्यूशन, मतलब अब आप समझ गए होंगे कि अब आप वेक्टर को सिर्फ एक्स वाई में नहीं, यू नाउ यू आर रिजोल्विंग इन एक्स वाई और जेड, तीन पार्ट में आप उसको रिजोल्व करें। तो उसके लिए अब मुझे एक 3D स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, जैसे आपका रूम है, तो रूम के एक कॉर्नर से जस्ट उसके अपोजिट वाला जो कॉर्नर है, अगर हम उसको अटैच करते हैं वो एक वेक्टर बनाते हैं, और उस वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में, तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए आइए यहाँ पे पहले एक 3D स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, ये रहा। अब नाउ
कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओके इट्स, ये देखिए हमारे पास में मैंने 3D रेजोल्यूशन के लिए एक बॉक्स बनाया है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास में ये रहा एक वेक्टर, जिसको मैं मान लीजिए आर वेक्टर बोलता हूँ, या ए वेक्टर, बी वेक्टर, जो आपकी इच्छा है आप उसको नाम दे सकते हैं। इसको मुझे तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट ये रहा, एक एक्सिस ये रहा एक्स एक्सिस, this one is our z axis and this one is your y axis। ये तीन एक्सिस हमारे सामने है। अब ये r वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो इस x एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट होगा, इसको मैं बोलूंगा आर एक्स। y एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है बीटा। y एक्सिस पे इसका जो कंपोनेंट होगा उसको मैं बोलूंगा, ये रहा उसका कंपोनेंट, दैट इज आर वाई। जेड एक्सिस पे उसका कंपोनेंट जो है वो है आर जेड। जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल बन रहा है गामा। ठीक है, तो सिंपल लाइन, सिंपल मेथड कि भाई मुझे आर वेक्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। अब उसमें हमारी एक सिंपल लाइन थी कि भाई जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उधर कॉस कंपोनेंट, तो आर एक्स पे आर वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। आर एक्स के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, तो आर कॉस अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है आर बीटा, तो दैट इज आर कॉस बीटा। जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा, तो जिसके साथ जो भी एंगल बन रहा हो, जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है गामा, तो उस पे आएगा आर कॉस गामा। ये लाइन याद रखो, इसके साथ एंगल बन रहा है उस पे कॉस कंपोनेंट लगाना है। अब इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर एक्स पे अगर कॉस है तो वाई पे साइन वाला कंपोनेंट आएगा, नहीं, क्योंकि वहां 2D में रिजॉल्व कर रहे थे। इसीलिए अगर एक्स के साथ एंगल थीटा बन रहा था तो वाई के साथ 90 माइनस थीटा बन रहा। यहाँ आप 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा, तो अगर ये एक्स के साथ में एंगल अल्फा बन रहा है तो ये वाई के साथ में 90 माइनस अल्फा नहीं है, ये अलग ही प्लेन में चला जा रहा है। इसको आप देखेंगे तो, अगर आप 3D डायमेंशन में इसको देखेंगे तो आप अपने घर के रूम में जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से एरो बनाओ, और आप देखो एक्स के साथ में यहाँ अगर अल्फा इधर बन रहा है तो वाई के साथ में बीटा इस तरह से एंगल बन रहा हो। क्लियर? ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आया। तो यहाँ एकदम सिंपल फंडा है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है, एक्स के साथ उसने अल्फा एंगल बनाया था तो एक्स पे कॉस कंपोनेंट आ गया, आर कॉस अल्फा। वाई के साथ में बीटा एंगल था तो उस पे आर कॉस बीटा, और जेड के साथ में उसका एंगल था गामा, तो आर कॉस गामा। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, आर दिया हुआ है। तो ये आर वेक्टर मिल गया, इस तरह से हमने उसको 3D में रिजॉल्व कर दिया। नाउ अगर मुझे आर कैप निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, आर कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ दिस आर वेक्टर है ना, जिसके ऊपर कैप लगा है वो यूनिट वेक्टर को सिंबलाइज कर रहा है। और उसका फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है तेरा, आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप डिवाइड बाय आर। आर कॉमन निकाल के उड़ा दिया, तेरा आर कैप बच रहा है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो आप याद करो, मैंने एक लाइन बोली थी, एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन। इसीलिए बोला था कि ये देखिए, ये किस में आ रहे हैं, कॉस में आ रहे हैं, इसीलिए उनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यू ऑल नो दैट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कैसे निकाला जाता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 = कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, एक रिलेशन। तो ये आपको अल्फा बीटा और गामा के बीच का एक बेहतरीन छोटा सा प्यारा सा रिलेशन देता है, जिसको याद रखो कि अगर कभी 3D रिजोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास में दो एंगल है, तीसरा नहीं है, तो आप इस रिलेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। सेम अगर मैं चाहूँ तो साइन के टर्म में लिख सकता हूँ। व्हाट शुड आई डू? कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। पता है ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गाम। साइन वाली टर्म को इधर भेज दीजिए और 1 को इधर भेजिए, 1 + 1 + 1 3 - 1 हो जाता है 2। ये इधर गए तीनों तो इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्लियर? ये इस तरीके से मुझे एक सही सा प्यारा सा एक और रिलेशन मिल गया है अल्फा बीटा गामा के अंदर इन टर्म्स ऑफ साइन। क्लियर? दिस इज वन मोर रिलेशन। तो इस तरह से मैंने अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन निकाल दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3D के अंदर, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। तो करते हैं, चलिए एक बेहतरीन प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। बर्ड मूव्स with velocity 20 meter per second and making an angle of 60 degree with ईस्ट डायरेक्शन। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन के साथ में, एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, आपको बर्ड की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब दोस्तों यार, यहाँ पे मुझे बर्ड मूव कर रहा है, स्पेस में ही मूव कर रहा होगा, तो नाउ मुझे उसकी वेलोसिटी को 3D में दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ईस्ट बोला है, वर्टिकली अपवर्ड बोला हुआ है, तो 3 डायमेंशन में अब मुझे उसकी वेलोसिटी दिखाना है। तो मेरे पास क्या क्या है? एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक ईस्ट डायरेक्शन के साथ एंगल है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, जिसको मैं अल्फा से डिनोट करूंगा 60 डिग्री। मेरे पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के साथ एंगल है, मतलब जेड एक्सिस के साथ एंगल है। और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल कितना है, जिसको मैं गामा से डिनोट करूंगा 60 डिग्री। याद है होंगे हमें, एक्स को हमने आई कैप से डिनोट किया था, ईस्ट डायरेक्शन बोला था। वाई को हमने जे कैप से डिनोट किया था, नॉर्थ डायरेक्शन बोला था। जेड को हमने के कैप से डिनोट किया था और वर्टिकली अपवर्ड बोला। तो ये जेड डायरेक्शन के साथ में मतलब गामा है। मेरे को बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ में एंगल दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक क्लैरिटी आ गई कि पहले तो मुझे ये बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तीनों डायरेक्शन के साथ एंगल चाहिए, तभी मैं जो है इसको रिजॉल्व कर पाऊंगा। तो एक ऐसा रिलेशन जो अल्फा बीटा गामा के बीच में है, वो हमने याद किया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस 60 का होल स्क्वायर कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फ्रॉम देयर कॉस 60 का वैल्यू भी ऑल नो डेट क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर
कॉस बीटा का होल स्क्वायर अगेन 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। फ्रॉम देयर वी कैन गेट कॉस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर भेजा 1/4, इसको भी इधर भेजा 1/4, आके इधर नेगेटिव में हो गया 1/4, 1/4 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहां से मुझे कॉस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो 1/√2 और बीटा को बोल दूंगा मैं 45, तो बीटा की वैल्यू आ रही 45। अब मुझे इसको इसके कंपोनेंट फॉर्म में डालना है, तो माय डियर कंपोनेंट फॉर्म में डालना है तो सिंपल सा लिख सकता हूँ ना, मुझे पहले इसका वी वेक्टर निकालना है विच इज वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। वी एक्स क्या होगा, वी इंटू एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, तो कॉस अल्फा आई कैप, वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है बीटा, कॉस बीटा जे कैप, जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है गामा, कॉस गामा की। पी का वैल्यू 20 है, कॉस अल्फा की वैल्यू अल्फा इज 60 डिग्री, 20 कॉस बीटा की वैल्यू मैं निकाल के रेडी हूं, तैयार हूं, कितनी है 1/√2, 20 कॉस 60 के क्या। तो नाउ योर वी वेक्टर इज 20 कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 20/2 हो गया, कॉस बीटा का वैल्यू है 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू है 1/2, ये आ गया। तो 20/2 आ गया 10 आई कैप, 20/√2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट बिकम 10√2 प्लस 10 के कैप। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप क्लैरिटी आया। तो ये था 2D और 3D रिजोल्यूशन के अंदर, है ना। मैंने 3D रिजोल्यूशन को समझा, 2D रिजोल्यूशन को समझा। बस एक लाइन याद रखनी बेटा, जिसके साथ जब भी हम वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन पे आप कॉस कंपोनेंट लिखिए। कॉस कंपोनेंट मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जो भी उस डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल ले लेंगे और मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, ये लाइन याद रखो। पूरा रिजोल्यूशन आराम से आप किसी भी एक्सिस के अबाउट बिंदास रिजोल्व कर सकते। 2D में रिजॉल्व कर रहे हो तो जिसके साथ एंगल बना वो कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट, इस बात को ध्यान रखते हुए हम आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। मोस्टली हमारे फिजिक्स के अंदर 2D रिजोल्यूशन ही हम ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर। इस वीडियो में इतना ही, रिजोल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों अगला वीडियो जो आने वाला है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो, क्योंकि बार बार मैं वीडियोस ग्रुप पे नहीं भेजूंगा, ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डालते रहूंगा। तो मुझे बार बार जो है वो ग्रुप में ना भेजना पड़े कि ये वीडियो आ गया है, तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आए और आप आराम से देख सकते हैं। चैनल पे और भी बाकी वीडियोस डाले हुए हैं, जैसे रोटेशनल के पीवाईक्यूज डाले हुए हैं, लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यूज डाले हुए हैं, तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है 11th वाले बच्चे तभी देखें, पहले देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।